नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने रेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का जिक्र करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मावलंबी बिना जाति और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर संगम में स्नान कर रहे हैं। मां गंगा और भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। संगम का संदेश है, एकता से ही देश अखंड रहेगा। लेकिन जातिवाद और परिवारवाद इस एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। मैं यहाँ इन्हीं चुनौतियों पर प्रहार करने आया। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद, इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, रोज दुष्प्रचार करते हैं। यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए,
22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा दिल्ली पर 11 गैंगस्टर ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली के अंदर खुले रूप से चाकूबाजी हो रही है, चोरी और डकैती हो रही है। पूरी दिल्ली दहशत में। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हो गई है। मुझे नहीं पता कि यहां की कानून व्यवस्था ठीक हुई या नहीं। एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर घूम रहे हैं। 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में, और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंग वॉर हो रहे हैं। महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है। डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। अगर कोई प्रश्न है तो बता दीजिए। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे 2 खिलाड़ी हैं।
एक भाजपा के कार्यकर्ता है जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हैं और उन पर पत्थरबाजी करते हैं। दूसरे खिलाड़ी दिल्ली पुलिस, जो भाजपा और अमित शाह के अधीन आती है। भाजपा और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश, और इस साजिश में दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल जी पे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हों और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसपे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते नहीं है, वो उसे पकड़ते नहीं है? इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी को पत्थरों से, डंडों से मारा जाता है, लेकिन पुलिस इन हमलावरों को रोकती नहीं है? क्यों? ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा देना, वो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के अंडर आती है। और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना। 24 अक्टूबर को विकासपुरी में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी पे फिर हमला हुआ 30 नवंबर में, जब मालवीय नगर में अपने एक पब्लिक इवेंट के लिए जा रहे थे और वहां पे उनको मैन हैंडल करने की, असॉल्ट करने की कोशिश हुई। 18 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जब जांच करने गए, पुलिस नहीं जांच करने गई, जब हमने खुद सोशल मीडिया पर जांच करी तो पता चला कि सारे हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। फिर से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक जुगलबंदी सामने आई कि ना दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका, ना उन पे एक्शन लिया। कल हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक हमलावर पहुंच गए, दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में, जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए।
संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की ये जुगलबंदी सामने लाते हुए। तो उत्तराखंड के रुड़की में मतदान केंद्र के बाहर पुलिस ने लोगों पर लाठियां भाजी। इसको लेकर विधायक ममता राकेश रो रो कर अपने साथ धोखे का हवाला देते हुए धरने पर बैठ गई। भगवानपुर कस्बे के बीडी इंटर कॉलेज में बनाए गए मतदान केंद्र के अंदर लाइन में लगी महिलाओं पर किसी ने पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने के कारण मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। कहीं आंसुओं का सैलाब है, मुझे कह रहे आप SIT की जांच, कहीं गालियों की बौछार है, कहीं देख लेने की धमकी है। मेरा अधिकार है। कौन सा अधिकार है? मैं एनडीए को मेरा तो कहीं नाम कटने पर नाराजगी का इजहार है। वहाँ की मतदाता सूची में देख रहे, जब वहाँ की मतदाता सूची में नाम नहीं है, ये मुझे हमारे कैंडिडेट ने बताया और मेरे स्टाफ ने बताया, तो मैंने खुद जाकर के अगल बगल की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और नाम ढूंढा। जी हाँ, ये दास्तान है निकाय के चुनाव की, जहाँ की तस्वीरें सियासी बवाल और सवाल की गवाही बन रही हैं। देखिए ये तस्वीरें। जनवरी की ये तस्वीरें सियासी फसाना बन रही हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि निकाय का चुनाव हुआ तो इतना क्यों तनाव हुआ। निकाय चुनाव में मतदान तो हो गया, मगर घमासान शांत नहीं हो रहा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग पर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, निकाय चुनाव की मतदान सूची में कई वीआईपीओ के नाम न होने की खबर को लेकर खड़े हुए। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब होने के इल्जाम तक लगे। जी, भगत सिंह कोश्यारी और हरीश रावत वोटिंग लिस्ट में नाम न होने पर अब सियासी सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर ना तो निर्वाचन आयोग के पास कोई संतुष्ट जवाब है और ना ही भाजपा के पास इसको लेकर कोई जवाब देते बन रहा है। नहीं, इस प्रकार के प्रकरणों में जांच कराई जाएगी और संबंधित जो भी दोषी होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ की मतदाता सूची में देख रहे थे, जब वहाँ की मतदाता सूची में नाम नहीं है, ये मुझे हमारे कैंडिडेट ने बताया और मेरे स्टाफ ने बताया, तो मैंने खुद जाकर के अगल बगल की 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में और नाम ढूंढा। उसके बाद सारे मीडिया में जब ये खबर वायरल हुई तो मीडिया ढूंढने लगा। मेरे सहयोगी ने, चंदन जीना जी ने डीएम साहब से बात की, आरओ से बात हुई, जो वेबसाइट मैनेज करते हैं, सर्वर मैनेज करते हैं, उनसे बात हुई मिस्टर नौटियाल से, और जो है सी सुशील कुमार जी से बातचीत हुई। ये मेरे चंदन जीना, क्योंकि तो उनके पुराने जान पहचान भी है उन सबसे, उनकी बातचीत हुई। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अधिकांश, मैं हरीश रावत जी के वक्तव्य की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होता, लेकिन
व्यापक रूप से जो लोगों ने कहा है, मैं भी जगह जगह गया हूँ, चुनाव आयोग को इसकी समीक्षा और जांच जरूर करनी चाहिए कि बड़ी मात्रा में लोगों के वोट क्यों कटे। ये चिंता का विषय है। लोकतंत्र में सबको मतदान का अवसर मिलना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं बीएलओज की लापरवाही है, आयोग के कर्मचारियों की लापरवाही है, तो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे में तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते बैठक में हंगामा शुरू हो गया। हालात काबू में न आते देख 10 सांसदों को समिति की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया और बैठक को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। बीजेपी का एमपी तो सोच रहा है वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो ही मर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग। सिर्फ इधर बैठा है लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया कभी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी भी हो गया। और हम लोग को अपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को तो सोचते हैं हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। विंटर सेशन में इसको जमा करना था, सभी लोगों ने जो है कहा कि नहीं इसको एक्सटेंड करना है। मैंने खुद ही सपोर्ट किया और इसके बाद जो है बजट सेशन के लिए आया। उन लोगों ने कहा कि मीरवाइज को बुलाना है, मीरवाइज को हमने बुलाया। तो सवाल यह है कि चेयरमैन जो है सबके साथ कोऑपरेटिव है। जगदम्बिका पाल जी ने जो है इसको बड़े अच्छे ढंग से चलाया है और उनके ऊपर जो है खामखा ये लोग टेंशन क्रिएट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनके साथ आपको पता है कि बोतल फेंकने की भी घटना हुई, उनकी जान बच गई। तो इस जेपीसी में पहली बार मैंने जो है सभी सांसदों की, अपोजिशन के सांसदों की जो है बदतमीजी को भी देखा है। उसके बावजूद भी पोजीशन पार्टी के सांसद और खासकर हमारे चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी जो है वो सबों को साथ लेकर चलते हैं और मुझे लगता है कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए और 27 को इसको पास करना चाहिए। देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए, मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। ये 2 बार हम लोगों ने हाउस एडजेंट किया। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीरवाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए। लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी गए, तो आज हमने बुलाया। आज हमने क्लास बाई क्लास इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीरवाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को एज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट में उनके क्या राय है। पहली बार हमने देखा कि ओवैसी साहब जो हाउस में, पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं, वो भी बिल में आ गए। और जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी, जिस तरह के आरोप लगाए, मुझे लगता है सोच समझ करके मैं उनसे गुजारिश करता रहा, निवेदन करता रहा कि कम से कम जिनको हमने बुलाया उनको सुन लेने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज वो हंगामा पे आमादा थे। 2/3 जो है लोकसभा के मेंबर हैं, उसके ऑब्लिगेशन है 30 लाख की एवरेज आबादी पे एक एमपी चुने जाते हैं, उनके मसाइल हैं। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो चेयरमैन साहब मीटिंग बुलाते थे हर हफ्ते में 2-2 दिन के लिए,
तो हम लोगों ने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर हफ्ता में एक मीटिंग करें या 2 हफ्ते में। तो प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और इस बीच यहां बढ़ती भीड़ को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। महाकुंभ में शुक्रवार से बाहरी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। यातायात प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि शनिवार और रविवार को छुट्टी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस दौरान अगर आप महाकुंभ में स्नान के लिए जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी के बारे में जान लीजिएगा। अगर आप जौनपुर की तरफ से प्रयागराज आ रहे हैं तो आपको सहसों से गारापुर होते हुए आना पड़ेगा। यहाँ चीनी मिल पार्किंग, झूसी और पूरे सूरदास पार्किंग गारा रोड पर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अगर आप वाराणसी से प्रयागराज आ रहे हैं तो मेला क्षेत्र में आने के लिए कनिहार रेलवे अंडरब्रिज से शिवपुर और उस्तारपुर पार्किंग, पटेल बाग, कान्हा मोटर्स पार्किंग में वाहनों को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कानपुर की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन नवाबगंज, मलाक, हरहर 6 लेन होते हुए बेली कछार और बेला कछार 1 या 2 में पार्क कर सकें। तो अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जहां भारत और नेपाल सीमा की नो मेंस लैंड से सटे जमीन पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। उपजिलाधिकारी राहुल सिंह के आदेश पर राजस्व की टीम के साथ एसएसबी ने अवैध प्लॉटिंग को हटवाया और सिद्धार्थनगर जिले के खनुआ बॉर्डर का पूरा ये मामला। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। संजय सिंह ने लिखा कि योगी जी के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी है। मैं योगी जी के साथ वहां चलने को तैयार हूं और योगी जी डुबकी लगाएं, पूरा देश देखेगा। तो खबर लखनऊ से है, जहां यूपी पुलिस में साल 2016 बैच के बाद पीपीएस अफसरों का स्थायीकरण हुआ है और आपको बता दें कि डीजीपी मुख्यालय से ये आदेश जारी किया गया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कानपुर से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि मैनावती मार्ग के पास जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। बस में बच्चों के साथ टीचर भी सवार थे। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। हादसे में एक छात्र के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि 2 शिक्षिकाओं समेत 11 को मामूली चोटें आई। तो अगली खबर झांसी से है, जहां महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य महिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जन्मी 15 बच्चियों और उनकी माताओं को सम्मानित किया। साथ ही बच्चियों के लिए बेबी किट्स भी प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे के साथ बच्चा वार्ड में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने नवजात बच्चियों का जन्म दिवस मनाया और उन्होंने यहां बच्चियों की माताओं के साथ केक काटा और साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र, मिठाई और किट दी। तो खबर उन्नाव से है, जहां जिला अस्पताल की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के लिए फटकार लगाई और साथ ही जनता के हित में काम करने के निर्देश दिए। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।